अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद शुजा हैदर। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, ईरान और अमेरिका की जंग जो है वो दूसरे महीने में दाखिल हो चुकी है और जहां सोशल मीडिया के ऊपर हमें बेशुमार बातें सुनने को मिल रही हैं, बेशुमार चीज़ें सुनने को मिल रही हैं। यानी इस टाइम पे दो तरीके का बयानिया जो है हमें सुनने को मिल रहा है। एक वो बयानिया यानी वो लोग जो कि इसराइल और अमेरिका को यानी सपोर्ट करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो ईरान से नफरत करते हैं, लेकिन उनकी थिंकिंग, उनकी सोच ये है कि अमेरिका चूंकि सुपर पावर है, टेक्नोलॉजी है, तो वो ये कहते हैं कि यार ईरान इस जंग में हार जाएगा। यानी वो टेक्नोलॉजी को जो है वो प्रेफर करते हैं, उसको बेहतर समझते हैं, इस वजह से वो ईरान को कमजोर समझते हैं। तो दूसरी तरफ वहीं पे हमें ये भी मिलता है कि कुछ लोग हैं जो कहते हैं नहीं, ये ईमान और कुफर की जंग है और इसके अंदर ईरान जो है फतेहयाब होगा और मुसलमानों को सबको जो है वो ईरान का साथ देना चाहिए। तो इस जगह पे हमें दो तरह के माइंडसेट जो है वो नजर आते हैं। लेकिन आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने लगा हूं कि इस टाइम पे जहां बेशुमार बातें, बेशुमार चीजें, बेशुमार सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो हमें रूमर्स मिल रहे हैं, मुख्तलिफ चीजें मिल रही है, तो वहीं पे एक बहुत सीरियस थ्रेड भी जो है वो सामने आ रही है। वो थ्रेड ये है कि कहा जा रहा है कि अमेरिका जो है वो ईरान के ऊपर एटम बम मारने की सोच रहा है। देखिए, जिन लोगों ने तारीख का मुताला किया या जिन लोगों ने दूसरी आलमी जंग को सही तरह से पढ़ा है, तो वो ये जानते हैं कि अमेरिका की जो कंडीशन उस दौर में थी, यानी 1945 में जो अमेरिका की कंडीशन थी, वही कंडीशन आज भी अमेरिका की जो ईरान जंग के अंदर भी है। यानी कंडीशन कुछ ज्यादा मुख्तलिफ नहीं हुई है। उस दौर के अंदर भी जब उसने जापान पे अमेरिका ने हमला किया, यानी हेनरी ट्रूमैन ने जब कांग्रेस से ये चीज अपने हक में पास करवा ली करारदाद के अब जो है वो जापान पे एटमी हमला करना है, और 6 अगस्त को और 9 अगस्त को दो एटम बम जो है उसने जापान के ऊपर डाले। एक जो हिरोशिमा के ऊपर डाला, दूसरा नागासाकी पर डाला, 6 अगस्त और 9 अगस्त के दिन। तो ये दोनों बम जो अमेरिका ने डाले, तो आज ये कहा जा रहा है कि अमेरिका जो है वो ईरान पे जो है ये बम डाल सकता है। तो मैं आपके सामने यानी तारीख के कुछ ऐसे हकाइक रखने की कोशिश कर रहा हूं कि जिससे आपको ईरान और अमेरिका की जंग पूरी तरह से समझ आ जाए, और क्या वाकई अमेरिका जो है जिस तरह उसने जापान के ऊपर एटम बम डाले थे, क्या वो ईरान पे भी एटम बम डालेगा और क्यों डाले थे। बेसिक वजह यह कि डाले क्यों थे। देखिए, ऐसा नहीं था कि उस दौर में अमेरिका की जो बाकी जो उसका फौजी साजो सामान था वो खत्म हो गया था, ऐसा भी नहीं था। ना ही यह था कि अमेरिका ने 1939 में ये जंग ज्वाइन की थी जो दूसरी वाली जंग हुई थी। जैसे आपको पता है कि दूसरी वाली जंग जर्मनी जब पोलैंड पे हमला किया हिटलर ने, और उसके बाद ये जंग शुरू हुई और फिर 1945 तक ये जंग चलती रही। तो क्या वजह थी अमेरिका ने जो है जापान पे हमला किया था। देखिए, जब दूसरी आलमी जंग शुरू हुई ना, तो जो अमेरिका था उस टाइम तक उस जंग में शामिल नहीं था। अच्छा, इसका मैं कंपैरिजन ईरान से करूंगा और बेसिकली मैं आपको बताऊंगा कि आज की सूरत हाल क्यों इतनी खतरनाक है, क्यों जो है ऐसा लग रहा है कि अमेरिका मुमकिन है कि हेनरी ट्रूमैन वाली जो सोच है वो डोनाल्ड ट्रंप के जहन में भी पनप रही हो कहीं ना कहीं, और वो ये कह रहे हैं कि हम एक लिमिटेड यानी जो एक मिकदार का जो है वो हमला ईरान पर कर सकते हैं एटम बम का। तो एटम बम का हमला जापान पे अमेरिका ने इसलिए किया था क्योंकि उस टाइम पे, अगर मैं आपको बहुत जल्दी से तारीख का बताऊं, उसकी वजूहात कुछ इस तरह की थी कि जब दूसरी आलमी जंग शुरू हुई और जर्मनी ने जब पोलैंड पे हमला किया, और दूसरी मुख्तलिफ, एक एक्सिस पावर था, एक लाइट पावर था। जो एक्सिस पावर था जिसके अंदर ये अपना जर्मनी था और इसके साथ जापान शामिल था, ठीक है। ये वो कंट्रीज थी कि जो कि जर्मनी को फेवर दे रही थी, और जो एलाइड पावर था उसके अंदर ये तमाम कंट्रीज, जिसमें चाइना था, सोवियत यूनियन था, अमेरिका था, फ्रांस था, ग्रेट ब्रिटेन था, ये सारे कंट्रीज थे जो कि हिटलर के खिलाफ थे। तो अमेरिका उस टाइम पे बराह रास्त इस जंग में शामिल नहीं था। अमेरिका बाद में 1941 के अंदर इस जंग के अंदर शामिल हुआ, जब जापानी फोर्सेज ने जो है अमेरिका के एक फ्लीट जो शिप थी उसके ऊपर हमला किया, ठीक है। मैं बहुत मुख्तसर आपको बता रहा हूं ताकि मैं ईरान पे आ सकूं बहुत आसानी से। तो जब उसने उनकी फ्लीट पे 1941 में हमला किया, और इस फ्लीट के ऊपर हमले के अंदर यानी जो शिप पे हमला किया, हुवावे जो अमेरिका की एक रियासत थी, वहां का जो जजीरा था, वहां पे जब ये हमला किया तो पूरी तरह से ये जो जापान था ये उसके अंदर उसको बहुत ज्यादा फतूहात हासिल हुई। यानी 2000 के करीब जो अमेरिकी सेलर्स थे, जो अमेरिकी जो सिपाही थे, जो फौजी थे, वो उसके अंदर मर गए। जिसके बाद अमेरिका ने जो बराह रास्त जंग में शामिल होने का जो है वो ऐलान किया, और हेनरी ट्रूमैन ने बाकायदा तौर पर यह ऐलान कांग्रेस से करवाया और पूरी तरीके से जो है इस जंग में शामिल हो गए। अब सवाल यह है कि उस जंग में और इस जंग में, ईरान की जंग में क्या फर्क है। देखिए, उस दौर के अंदर जो अमेरिका ने एटम बम गिराया जापान के ऊपर, उसकी वजह यह थी कि जापानीज जो थे ना, वो उस जंग के अंदर अमेरिका के यानी कि हुवावे जो उसकी जगह है हवाई, वहां पे पहुंच चुके थे उस जजीरे के करीब। और अमेरिका ने उससे पहले जितनी भी टोक्यो पे बमबारी की थी, और उससे पहले जितनी भी उसने मार्च 1945 में जो बमबारी की टोक्यो के अंदर, तो अमेरिका को यह लग रहा था कि शायद इस बमबारी से, जहां उसने एक रात में 1 लाख के करीब जो है वो मार दिए थे
थे, जो जापानी शहरी थे। तो अमेरिका को ये लग रहा था कि शायद अगर मैं इस तरह करूंगा तो जापान जो है वो इससे पीछे हट जाएगा, यानी जापान जो है सरेंडर कर देगा। लेकिन जापान ने किसी भी सूरत सरेंडर नहीं किया। फिर अमेरिका ने मजीद पूरे हफ्ते जापान पर शदीद बमबारियां की, बेशुमार जो है हमले किए, लेकिन जापान किसी भी सूरत में पीछे हटने को तैयार नहीं था। वही सूरत हाल जो आज ईरान की है कि अमेरिका ने जिस तरह तेहरान पे हमले किए, मुख्तलिफ जगहों पे हमले किए, सईद अली खामनेई को शहीद किया, तो ईरान भी किसी भी सूरत पीछे हटने को तैयार नहीं है। एक तो बेसिक वजह यह कि ये दोनों जंगें क्यों आपस में मिल रही हैं। दूसरी वजह यह थी कि अमेरिका जो है वो सुपर पावर होने का दावा कर रहा था जुलाई 1945 में, जब उसने न्यू मैक्सिको के एक जजीरे के ऊपर बाकायदा तौर पे जो है सुपर पावर यानी कि न्यूक्लियर बम का तजर्बा किया। तो अमेरिका ने पूरी दुनिया के अंदर ये चीज यानी हाईलाइट कर दी थी, इस चीज को बाकायदा तौर पर अनाउंस कर दिया था कि अमेरिका अब जो है वो सुपर पावर है। ये अमेरिका ने ऐलान कर दिया था, और वो एक गुरूर भी था हेनरी ट्रूमैन को कि सबसे पहले हमने एटम बम जो है वो इजाद किया, यानी अब पूरी दुनिया पे हम सुपर पावर हैं। लेकिन जापान ने जिस तरह अटैक किया, बेशुमार लोग मारे, तो अमेरिका के जहन में ये चीज थी कि अगर इसके बावजूद भी हम जापान को नहीं रोक पाए तो हमारा एक तो सुपर पावर बनने का जो टैग है वो भी खतरे में पड़ जाएगा, और दूसरा जो है फिर हम जो है सोवियत यूनियन को, हालांकि सोवियत यूनियन उस टाइम पे अमेरिका के साथ टुगेदर था, एक ही जगह थे दोनों, तो अमेरिका की ये चीज भी जहन में थी कि किसी तरह से जापान को सरेंडर करवाना है। तो अभी आप ले लें 2026 की इस जंग के अंदर कि अमेरिका ने B-2 बम्बर के जरिए ईरान को मारा। अमेरिका ने पूरी तरीके से ईरान के जो यानी वो साइड्स के जहां पे ईरान ये दावा कर रहा था कि उसका मिसाइल सिस्टम है, उसका एटमी सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका ड्रोन सिस्टम है, बेशुमार चीजें। तो अमेरिका ने आज भी वहां पे हमला करके ये बार बार कहा कि अमेरिका सुपर पावर है, और अमेरिका ने, बल्कि वो जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनकी स्टेटमेंट्स आपको खुद ही जो है वो मिल जाएंगे, आप सर्च भी करें, बल्कि आपको सुनने को मिले होंगे कि वो बार बार दावा कर रहे हैं कि कहीं हमने नेवी खत्म कर दी, कहीं हमने, उनकी एयरफोर्स तो है नहीं, और जो बची कुछ उनकी जो भी जो सलाहियत थी वो हम खत्म कर चुके हैं। तो यही चीज उस दौर में हेनरी ट्रूमैन भी कर रहे थे कि किसी तरह से जो है वो हम जो है जापान को सरेंडर कर दे, उसको कमजोर कर दे, जिस तरह आज ईरान को अमेरिका कर रहा है। वो चाहते थे कि जापान सरेंडर हो जाए, आज अमेरिका ये चाहता है कि ईरान सरेंडर हो जाए। तो दोनों जो जंगें हैं उसकी कॉन्सिक्वेंसेस उसके बाद जो है वो हमें तारीख में एक जैसी मिल रही हैं, अगर आप उन दोनों का तवाजन यानी एक जगह देखें, कंपैरिजन दोनों का करें। तीसरी उसकी अहम वजह यह थी कि उसको ये डर था उस दौर में अमेरिका को कि अगर जापान ने सरेंडर नहीं किया और हमारे करीब बढ़ता रहा या हमें मारता रहा, तो उसका मतलब ये होगा कि हम ना तो सुपर पावर रहे, ना ही हमारा वो गुरूर रहेगा, ना ही हम सोवियत यूनियन को जो है वो किसी तरह से, हालांकि उस टाइम मैं फिर बता रहा हूं कि वो दोस्त थे, लेकिन आगे जाके उनकी जो CIA की रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कहा जा रहा था कि इन दोनों के दरमियान बाकायदा तौर पर पूरी दुनिया के अंदर जो है वो आगे बढ़ने की एक जंग चल रही थी। ठीक है, इकोनॉमी की जंग थी, बेशुमार डिफेंसिव सिस्टम की जंग थी। तो एक ये भी अमेरिका को डर था कि अगर जापान नहीं कर पाएगा तो वो जो सुपर पावर का टैग है वो मेरा हट जाएगा। और आज ईरान के अंदर भी यही है कि ईरान किसी तरह से हार मानने को तैयार नहीं है। अमेरिका जितना भी मार रहा है, जितने भी अटैक्स कर रहे हैं, लेकिन ईरान कह रहा है कि हम हारने को तैयार नहीं हैं। तो यही वजूहात जापान जंग के अंदर भी थी। अमेरिका का बेशुमार नुकसान हो रहा था, अमेरिका की बात जापान नहीं मान रहा था। अमेरिका को के जो जितने भी जो उसने टोक्यो पे बमबारी की, जो उसने दूसरे शहरों पर बमबारी की थी, जापान के सोल्जर्स मारे थे, लेकिन जापान किसी तरह पीछे हटने को तैयार नहीं था। तो आज भी ईरान के साथ वही है कि ईरान किसी तरह पीछे हटने को तैयार नहीं है। जितने भी अमेरिका कोशिशें कर रहे हैं कि ईरान को जिस तरह से वो मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ईरान किसी भी सूरत में पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो इस चीज से हमें पता चलता है कि ये जंग और वो जंग कितनी जो कंपैरिजन इनका अगर करें तो कितनी दोनों मैच कर रही हैं। लेकिन एक चीज है कि अमेरिका ने वहां पे एटम बम 2 क्यों मारे, और अब यहां पे अभी तक डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कह रहे हैं कि न्यूक्लियर ऑप्शन वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अभी तक उसने किया नहीं है। देखिए, उस दौर में जब 6 अगस्त के दिन जो अमेरिका ने 1945 में हिरोशिमा के ऊपर पहला एटम बम मारा, लिटिल बेबी जिसका नाम था, जो कि 9,000 पाउंड के करीब ये बनता, 18,000 फीट की ऊपर से इस एटम बम को जो है वो छोड़ा गया था। ठीक है, हिरोशिमा के ऊपर जापान के अंदर। अच्छा, उस दौर में हेनरी ट्रूमैन को ये चीज कांग्रेस की तरफ से ये अप्रूवल मिल गई थी, और इंपीरियल ऑफ जापान जो थे, जो उनका जो हेड थे फोर्सेस के, उसके बारे में ये चीज उनको जो है वो फील कर रहे थे कि अगर हम एटम बम मारे, क्योंकि देखें जापान फोर्सेस जब अमेरिका के जजीरे के करीब तक पहुंच गई थी तो अमेरिका उसको पीछे हटाने में बड़ा मुश्किल उसको महसूस हो रही थी। तो उसने कहा कि अगर मैं एक एटम बम इन पे छोड़ दूंगा, और बतौर टेस्ट भी इस्तेमाल किया, यानी जो न्यूक्लियर टेस्ट उन्होंने किया, वैसे तो वो 16 जुलाई 1941 में वो कर चुके थे, ठीक है, सॉरी 1945 में, लेकिन बाकायदा तौर पे किसी कंट्री के ऊपर मार के कितना नुकसान होगा ये टेस्ट उनका इससे पहले नहीं हुआ था। तो हेनरी ट्रूमैन ने कहा कि अगर हम इनके ऊपर अटैक कर देंगे हिरोशिमा के ऊपर, तो मुमकिन है जो जापानी फोर्सेज हैं वो पीछे हट जाएं, यानी एक बड़ा नुकसान उनका हो जाएगा और वो पीछे हट जाएंगी। इस तरह अमेरिका जो है फतेहयाब हो जाएगा। तो यही सोच लेके हेनरी ट्रूमैन ने पहला एटम बम जो है वो जापान पे गिरा दिया। और जब जापान पे एटम बम गिरा दिया तो वो ये सोचे कि शायद जापानी फोर्सेज
पीछे हट जाएं। लेकिन जापानी फोर्सेज चूंकि लड़ाई कहीं और हो रही थी, एटम बम किसी और जगह पे गिराया था, तो जापानी फोर्सेज उस टाइम भी कशमकश का शिकार थी, पीछे नहीं हटी। तो दूसरा जो एटम बम था वो उन्होंने 9 अगस्त को गिराया। 9 अगस्त का एटम बम जो फैटमैन के नाम से था, जो कि 10,300 पाउंड के करीब उसका वजन था, जब उसको गिराया गया नागासाकी के ऊपर। अच्छा, ये दूसरा एटम बम और पहले एटम बम में एक फर्क था, वो ये था कि पहला एटम बम तो ये कहा था कि जापान फोर्सेस पीछे हट जाए, लेकिन दूसरा एटम बम गिराने से पहले जो सोवियत यूनियन था उसने अमेरिका को ये कहा था कि आप जो है हमारे पर छोड़ दें, हम इनको जो है वो पीछे करने पे कामयाब हो जाएंगे। तो हेनरी ट्रूमैन बजाय कि इस जंग को रोकने के लिए कोशिश करते या वो सोवियत यूनियन की बात मान रहे, जो जोसेफ स्टैलिन थे उस दौर के, उनकी उन्होंने बात नहीं मानी, बल्कि उन्होंने ये कहा कि अगर ये करने में कामयाब हो गए तो शायद ये तासुर जाए कि जो सोवियत यूनियन है उन्होंने दूसरी आलमी जंग को खत्म करके और जो विनिंग जो क्रेडिट है वो सोवियत यूनियन के हक में चला जाएगा। तो इस वजह से उन्होंने 2 दिन बाद यानी 6 अगस्त को हिरोशिमा पे डाला और 9 अगस्त को यानी तीसरे दिन उन्होंने नागासाकी पे भी एटम बम डाल दिया। और उसकी वजह ये उन्होंने करार दी कि जापानी फोर्सेस चूंकि पीछे नहीं हट रही थी, इस वजह से हमने दूसरा एटम बम भी डाल दिया। तो इस वजह से फिर ये 2 एटम बम जब गिरे तो जापान का बेशुमार नुकसान हुआ। यानी एक तो जंग जीतने की का जो लेवल था हेनरी ट्रूमैन का वो अलग था, दूसरी सोवियत यूनियन से भी जो एक रेस इनकी चल रही थी, यानी बर्तरी इनकी जो जारी थी, एक ग्रुप के अंदर भी थे, लेकिन सोच ये थी कि किसी तरह से हम अपने आप को सुपर पावर कहलाएं और दूसरी आलमी जंग का हीरो हम करार पाए। हाँ, दोनों मुल्क की कोशिश कर रहे थे। तो दूसरा एटम बम भी जो है वो जापान पर गिरा दिया गया। तो ये तो एटम बम उन पर गिरा दिए गए। अब अगर इनका कंपैरिजन हम ईरान से करें कि अगर ईरान के ऊपर एटम बम गिर जाता है या खुदा न खास्ता ईरान के किसी शहर के ऊपर अमेरिका एटम बम गिराता है, तो उस दौर के अंदर देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा कि जो आलमी जंग दूसरी शुरू हुई उसका जो मेन किरदार था वो था एडोल्फ हिटलर, जो कि 30 अप्रैल 1945 को मर गया था। ठीक है, सोवियत यूनियन की तरफ से जब उस पर अटैक हुआ तो वो एक कंपाउंड के अंदर उसकी लाश मिली और मुख्तलिफ इसके ऊपर बातें मिलती। अलबत्ता 30 अप्रैल 1945 को हिटलर मर गया और 1 मई को बाकायदा जर्मनी की जो ऑफिशियल जो रेडियो था उससे इसका ऐलान हो चुका था कि हिटलर जो है बाकी नहीं रहे। लेकिन उसके बाद बावजूद, ठीक है, इस जंग को मई से लेकर अगस्त तक लाए, फिर हमले किए और फिर 2 सितंबर को बाकायदा तौर पर यह जंग पूरी तरह से खत्म हो गई। तो इसके अंदर इससे हमें इस जंग से यानी कि उस जंग से और इस जंग का अगर हम कंपैरिजन निकालें हिस्टोरिकल तौर पे, तो हमें 2 ही चीजें मिलती हैं कि उस दौर में एटम बम गिराने का मकसद सिर्फ ये था, एक अमेरिका ये चाहता था कि मेरा सुपर पावर का टैग खत्म ना हो, यानी मैं सुपर पावर रहूं। एक दूसरा, हेनरी ट्रूमैन जो है वो शिकस्त को तस्लीम करने को तैयार नहीं थे, बेशुमार सोल्जर्स मरे थे उनके, वो हार मानने को तैयार नहीं थे जापान की तरफ से। दूसरी वजह तो ये। तीसरी वजह ये कि हेनरी ट्रूमैन ये चाहते थे कि मैं किसी तरह अपनी जो एक तरह यानी अगर लोकल वर्ड में इस्तेमाल करूं, अपनी बदमाशी और अपना जो अपर हैंड है वो जापान पे रखना चाहते थे दूसरी आलमी जंग के अंदर। तो आज 2026 की जंग के अंदर भी ये नजर आ रहा है कि अमेरिका किसी तरह भी हार मानने को तैयार नहीं है। अमेरिका किसी तरह से सुपर पावर का जो टैग है उससे पीछे हटने को तैयार नहीं है। और नंबर 3 वही हेनरी ट्रूमैन वाली सोच कि किसी तरह से हम जो है वो इस जंग में बर्तरी हासिल कर लें, चाहे उसके अंदर हमें बेशुमार नुकसान करने पड़े, बेशुमार चीजें करनी पड़े, लेकिन हमें यह चीज मिले कि हम इस जंग के अंदर फातेह करार पाए हैं। तो जो लोग तारीख का सही मुताला जानते हैं या जो लोग दूसरी आलमी जंग को सही तरह पढ़ चुके हैं, जोसेफ स्टैलिन की पॉलिसी को पढ़ चुके हैं या हेनरी ट्रूमैन की पॉलिसी को पढ़ चुके हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं कि आज ये कहा जा रहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो सबसे बदतरीन जो है वो वजीर सदर है अमेरिका का, यानी जो आज रिपब्लिकन जो डोनाल्ड ट्रंप है उसको लोग सबसे बदतर यानी इंतहाई गैर जिम्मेदार और इंतहाई जो घटिया इंसान समझते हैं। लेकिन अगर आप हेनरी ट्रूमैन की पूरी बायोग्राफी पढ़ें, हेनरी ट्रूमैन का पूरा दौर पढ़ें 1945 से 53 तक, तो हेनरी ट्रूमैन इससे भी कई गुना आपको ज्यादा जो है वो बुरा शख्स जो है वो नजर आएगा। उसकी वजह यह कि हेनरी ट्रूमैन जब अमेरिका के सदर थे उनके दौर में दूसरी आलमी जंग हुई, उनके दौर में एटम बम गिराया गया, उनके दौर में ही इसराइल जबरदस्ती रियासत इसराइल की बनी, उन्हीं के दौर में ही फलस्तीन को उसके हक से महरूम कर दिया गया। उसी दौर के अंदर इंडिया और पाकिस्तान की जो है वो जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन हुई और उसने पूरी तरह के सोवियत यूनियन को दबाने के लिए इन दोनों मुल्कों पे जोर डाला। यानी कि हेनरी ट्रूमैन का दौर है वो डोनाल्ड ट्रंप से भी ज्यादा गंदा गुजरा है अगर हिस्ट्री में हम मुताला करें। लेकिन चूंकि उस दौर में इनकलाब ईरान नहीं आया था, ईरान इस तरह था नहीं, रजा शाह का दौर था, तो उसकी पॉलिसियां चाहिए थी। लेकिन आज डोनाल्ड ट्रंप का दौर है और हमें नजर आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के साथ ईरान के साथ किस तरह कर रहा है। तो इन सारी चीजों से हमें पता चलता है कि जापान की लड़ाई 1945 की जंग और आज की जो ईरान की जंग है जो अभी चल रही है, दूसरे महीने के अंदर शामिल हो चुकी है और मजीद ये कब तक जाती है। नेगोशिएशन के अंदर पाकिस्तान की बात हो रही है, जनरल आसिम मुनीर साहब की जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से बात हुई है, पूरी कोशिश पाकिस्तान की जारी है किस तरह इस जंग को रुकवाया जाए, किस तरह मुज़ाकरात किए जाएं। इस चीज की व्हाइट हाउस ने खुद भी तायद की है कि फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब की डोनाल्ड ट्रंप से बात हुई है, वजीर आजम पाकिस्तान की हुई है, इसहाक डार साहब की हुई है, मुख्तलिफ लोगों ने कोशिश की है कि इस तरह इस जंग को रोका जाए। लेकिन खतरनाक बात यह है कि जिस तरह जो चीजें जो मैंने आपको बताई कि हेनरी ट्रूमैन के जहन में चल रही थी दूसरी आलमी जंग के टाइम पे जब अमेरिका को नुकसान से दो चार हो रहा था,
था। तो वही चीजें आज दोबारा हमें तारीख में मिल रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप भी उसी तरह की सोच के ऊपर जो है वो गामजन है, वो हार मानने को तैयार नहीं है, वो अमेरिका का नुकसान जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि जंग भी खुद शुरू की, वो ये नहीं चाह रहे कि अमेरिका का सुपर पावर अटैक हट जाए। कभी वो नेटो को धमकियां दे रहे हैं, कभी वो टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं, कभी वो अरब ममालिक को धमकियां दे रहे हैं, कभी वो शाह सलमान के बारे में उल्टी सीधी बातें, यानी इस किस्म की वो बातें कर रहे हैं कि वो बिल्कुल जो है वो सठिया गए कि अब हमारा क्या होगा अमेरिका की इस जंग के बाद। तो अगर आप जापान और ईरान की जंग का एक कंपैरिजन करते हैं तो आपको साफ पता चलेगा कि ये जंग इंतहाई खतरनाक तरफ जा रही है। और खुदा न खास्ता अगर ईरान पे जो है कोई एटमी हमला होता है तो जिस तरह जापान ने सरेंडर किया था, अमेरिका का ख्याल है शायद ईरान भी सरेंडर कर, लेकिन उस दौर में जापान के साथ वो कंट्रीज शामिल नहीं थी जो कि आज ईरान के साथ है। यानी कि चाइना उस दौर में जापान के खिलाफ थी, आज चाइना जो है वो ईरान के हक में। उस दौर में रूस जो है वो जापान के खिलाफ था, आज रूस जो है वो ईरान के हक में। उस दौर में नॉर्थ कोरिया नहीं था, सोवियत यूनियन था, लेकिन आज नॉर्थ कोरिया भी इसके साथ है। पाकिस्तान जैसी कंट्रीज जाहिर उस दौर में नहीं थी, 1945 में बाद में वजूद में आई। तो आज पाकिस्तान जैसा मुल्क जो सुपर पावर कंट्री है वो भी कहीं ना कहीं ईरान और इसके मुज़ाकरात करा रहा है, यानी जंग में बराह रास्त शामिल नहीं है बल्कि मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। तो अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग है कि किस तरह से क्या वाकई उसे जिस तरह जापान को जो है वो धमकी दे के मार पीट के उसकी जंग खत्म कराई थी, क्या ईरान को भी इस तरह करा सकता है या नहीं। तो ये आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा, लेकिन अब तक के लिए हमें यही नजर आ रहा है कि खुदा न खास्ता अगर दूसरी आलमी जंग होती है तो नजर ये आ रहा है कि अमेरिका को वो नताइज नहीं मिलेंगे जिस तरह वो जापान के बारे में सोच रहे डोनाल्ड ट्रंप कि जापान को एटम बम मार के जिस तरह हमने खत्म किया था और जंग हम जीत गए थे, तो क्या ईरान को भी हम कर सकते हैं। अगर इस तरह डोनाल्ड ट्रंप ये अमल करते हैं तो ये ना सिर्फ अमेरिका के लिए बुरा होगा बल्कि डोनाल्ड ट्रंप की सियासत के लिए बुरा होगा। अब तक के लिए मैं आपसे रुखसत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।